अच्छा, आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे और अपने इस लेक्चर में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज के पीछे जितनी भी थ्योरी है हम उस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हम डीप जा के थ्योरी को नहीं देखेंगे, बस थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं, कुछ एमसीक्यूज और कुछ कंसेप्चुअल, ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता हो। तो सबसे पहले इंट्रो, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए क्यों गए। उसने लिखा है कि राइटर ने, कॉम्प्लेक्स ऑथर ने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर की एक्सटेंशन है। रियल नंबर थे, उनको थोड़ा सा खींच के हमने एक्सटेंड करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए, और हम इन्हें यूज तब करते हैं जब आपको कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलता। आगे उसने लिखा है कि हम अपनी पहली स्टेज में नेचुरल, रैशनल, इरेशनल नंबर्स के बारे में जानते थे, नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर सभी। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। देखें प्रॉब्लम किधर आई, मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम हमें ये आई कि देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, किस नंबर का स्केयर करें कि आपके पास आंसर 4 आए। आप फौरी तौर पे बताओगे 2 का। 2 का स्केयर करें तो आंसर 4 आता है। मैं दोबारा एक बात पूछता हूं, किस नंबर का स्केयर करें कि आंसर -4 आए। ज्यादातर बच्चे इस पे आंसर जब वो रॉन्ग देते हैं, वो कहते हैं -2 का। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। -2 का स्केयर करने से भी 4 आता है। -2 का स्केयर का क्या मतलब है? -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस। सो -2 का स्केयर करने से आंसर +4 ही आएगा। अच्छा, अब सही है। 2 का स्केयर करने से 4 आया, इसका मतलब है 4 का स्केयर रूट होगा फिर 2। रेसिप्रोकल है ना, एक उलट है एक दूसरे के। सो 4 का स्केयर रूट होगा हमारे पास 2। -2 का स्केयर करने से भी 4 आया, सो 4 का स्केयर रूट होगा -2 भी। इसका स्केयर करने से ये आ रहा है, तो फिर इसका स्केयर रूट लेने से ये आएगा। यानी कि 4 का स्केयर रूट आपके पास 2 भी आ गया, 4 का स्केयर रूट आपके पास -2 भी आ गया। सो हम लिखते भी यही है कि 4 का स्केयर रूट होता है +-2। मेरा क्वेश्चन स्टिल आपके पास वही है, किस नंबर का स्केयर करें कि आंसर -4 आए। मैं अभी स्टिल अपने क्वेश्चन पे हूं। कुछ बच्चों ने आंसर दिया कि -2 का स्केयर करें तो आंसर -4 आएगा, जो कि मैंने बोला कि नहीं सही, -2 का स्केयर भी 4 आता है। तो क्वेश्चन तो स्टिल उधर ही रहा ना कि किस नंबर का स्केयर करने से आंसर -4 आएगा। तो हम कहेंगे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानते तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। आप सोचो कि उसका स्केयर करने से -4 आ जाए, दो ही नंबर आपके माइंड में आते हैं, 2 और एक -2। 2 का स्केयर भी 4 आ जाता है, -2 का स्केयर भी 4 आ जाता है, तो -4 तो कभी भी ना आया। तो हमने बोला कि अगर 2 के स्केयर से भी 4 आ गया है और -2 के स्केयर से भी 4 आ गया है, तो फिर इसका स्केयर रूट, 4 का स्केयर रूट 2 होगा या -2 होगा। तो फिर -4 का स्केयर रूट क्या होगा, ये हमने सोचा। जब किसी नंबर का स्केयर करने से -4 आ ही नहीं रहा, तो इस इधर से तो हम वापस जाते हैं स्केयर रूट के लिए, 4 का स्केयर रूट और 4 का। तो जब आंसर ही -4 नहीं आ रहा, तो फिर -4 का स्केयर रूट भी नहीं मिलेगा और बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप इसे कैलकुलेटर से चेक करें तो कैलकुलेटर भी एरर कह देगा कि -4 का स्केयर रूट नहीं होता।
इसके लिए मुझे जाना पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। हमने बोला कि ऐसा करो कि -4 का अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो इसको 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिखो। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। सही है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। हमने बोला 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लो, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लो। 4 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं +-2। इस नंबर को हमने एक नाम दे दिया, -1 का जो स्क्वायर रूट है इसको हमने कह दिया एओटा। IOT ये हम इसे पढ़ते हैं एओटा, आई नहीं पढ़ना आपने। स्क्वायर रूट समेत पूरा, तो इसे मैंने एओटा लिख दिया। अब हमने बोला कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-2 एओटा। तो अब हम चले, इसको हमने कह दिया एक इमेजिनरी नंबर। तो हम जब इमेजिनरी नंबर की तरफ आ गए तो हमने बोला कि अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनने जा रहे हैं। -1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू एओटा आपने यूज़ किया है, आपने इसकी वैल्यू याद रखनी। अगर मैं इसकी स्केयरिंग कर लूँ दोनों तरफ तो इधर स्केयरिंग करने से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो -1 इक्वल आ जाएगा एओटा स्केयर के। इसे भी हम, ये एमसीक्यूज में भी काफ़ी आ जाता है। मैं इसे लिख सकता हूँ 0 + -2 एओटा। तो जो पहले आता है ये कहलाता है रियल पार्ट, और जो एओटा के साथ आता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम बुक की तरफ आते हैं, तो बुक ने अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बनाई। उसने कहा नंबर ऑफ द फॉर्म, वो नंबर जो a+b एओटा के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड एओटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और एओटा इधर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 एओटा, या 2 - 5/7 एओटा, या फिर -7 - 2 एओटा, etc. are complex numbers and the set of all complex number is denoted by C, और हम इस पूरे सेट को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखें अब इधर वो क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि वो नंबर जिनमें हम इस तरह से एओटा को इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने इधर करवाया है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेशन उसने लिखी है वो नंबर जो A+ एओटा बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि जिनमें एओटा इन्वॉल्व होता है उनको, और हम इसके लिए एक नाम रखते हैं जी। कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उसने जी दिया है कि नंबर को आप जी के इक्वल कह लो, कोई नाम। हम जैसे मैट्रिक्स में नाम ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बिल्कुल वैसे ही। उसने कहा ये ए और बी ये दोनों रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर का जो वर्ड उसने यूज़ किया था ना, कि दो रियल नंबर उठा के एक कम्प्लेक्स नंबर बनाया गया है। तो रियल नंबर थे तो उनसे फिर एक्सटेंशन बनाई और कम्प्लेक्स नंबर बनाए। उसने बोला ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं, और जो एओटा है ये बेसिकली क्या होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। देखिए जैसे कि एग्जांपल उसने दिया 3 + 4 एओटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जी के इक्वल अगर आप कह दें। देखें इसमें 3 भी रियल नंबर है और 4 भी रियल नंबर है। इनके 3 के बारे में भी आप पहले से जानते थे, 4 के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन 3 + 4 एओटा के बारे में आप पहले नहीं थे जानते। अगर आपने पहले कम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं पढ़े, वैसे तो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आते हैं, इतना वो आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक नहीं है। तो अब ये जो एओटा के बगैर आता है इसे हम रियल पार्ट कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, और जो एओटा के साथ वाला नंबर है वो आपके पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे इसमें 0 रियल पार्ट है, 2 आपका इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो आसान लफ्ज़ों में कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास तब बनाएंगे जब हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ा, हम उसे ना कर पाए, हमने उसमें से -1 को लैदा करके एओटा का नाम दिया, और फिर हमारे पास जो नंबर है वो
इस तरह से बन गए दो रियल नंबर, एक वैसे ही और एक एयोटा के साथ। आगे हम अगर चलें और उसने कहा कि अगर आप इस तरह के बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर बनाएं तो उन्हें उस पूरे सेट को हम सी का नाम देते हैं। देखिए इधर एक नोट है, कहते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट इमेजिनरी पार्ट। कहते हैं हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। इधर से एक्सटेंशन वाली बात भी क्लियर होती है। देखें मेरे पास एक रियल नंबर है, ये सारा मेरे पास रियल नंबर का बॉक्स था। ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर को हम सी से लिखते हैं, पूरे सेट को जिसमें सारे के सारे कम्प्लेक्स नंबर हम रख सकते हैं, और रियल को हम आर से लिखते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। देखिए आपके पास एक रियल नंबर था 2, मैं इस 2 को उठा के इसमें भी रख सकता हूँ। कैसे? मैं इसको लिख दूँ 2 + 0 एओटा, इमेजिनरी पार्ट 2 + 0 एओटा। भाई पढ़ा तो 2 ही जाएगा ना, जीरो की आपको पता है 0 मल्टीप्लाई होता 0 ही आना है, 2 + 0 2 ही आना है। लेकिन फिलहाल ये a+b एयोटा की फॉर्म का बन गया है, इसलिए मैं इसको इधर लिख सकता हूं 1/2। अगर मैं इधर मेरे पास रियल नंबर में है तो मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 1/2 + 0 एयोटा। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे, उन सब के साथ 0 एयोटा लिख के मैं उन सभी को इसमें इस बॉक्स में रख सकता हूं। इसका मतलब है रियल नंबर सबसेट है सी का, यानी कि रियल नंबर छोटा है, कम्प्लेक्स नंबर ज्यादा है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ज्यादा है, देखिए मैं इधर एक नंबर लिखता हूं 2 + 4 एयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, इसमें इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको इसमें नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ एयोटा शामिल है। सो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनका रियल होना जरूरी नहीं होता। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंशन है रियल नंबर्स की। एक्सटेंशन ये ज्यादा है, रियल नंबर थे वो तो रखे हमने इसके अंदर, वो तो पहले वो भी सारे थे, और बाद में और नंबर दो रियल नंबर को ऐड कर करके हमने एयोटा दूसरे के साथ लिख के हमने कम्प्लेक्स नंबर्स बनाए। तो यही उसने नोट में भी लिखा है, तो हम आपको ये नोट समझ में आ गया होगा। अब देखें कहते हैं हमें जो मैंने आपको बात बताई है कि x² + 1 = 0 था, इधर से x² इक्वल आ गया -1 के। वो पूछ रहा है कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्केयर करने से -1 आए। तो मैंने आपको जैसे बताया ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। कोई भी नंबर आप लो उसका स्केयर करो तो वो नंबर कभी भी आंसर स्केयर तो पॉजिटिव कर देता है, सो -1 तो आ ही नहीं सकता। तो हमने जब दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो -1 का स्केयर रूट। अब मैंने कैलकुलेटर से चेक किया, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो -1 का स्केयर रूट आता ही नहीं है, आपने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर से भी अगर आप चेक करें तो कैलकुलेटर भी आपको एरर दे देता है। तो कहता है हमने फिर इसे इमेजिनरी नंबर का नाम दिया अपनी आसानी के लिए, फॉर कन्वीनियंस, और हमने इसको रीड एज एयोटा पढ़ा, और फिर हमने z = a+b एयोटा बनाया। a को मैंने रियल पार्ट और b को मैंने इमेजिनरी पार्ट बोला। कहते हैं हम आमतौर पे इसके रियल पार्ट को REZ से शो करवा लेते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट को IMG से शो करवा देते हैं या IM से शो करवा देते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको इधर लिख के भी दिखाऊं तो अगर आपके पास एक नंबर है 2 + 3 एयोटा, अगर मैं इसको z के इक्वल कहता हूं तो रियल पार्ट ऑफ z जो है ना वो आपका जो है वो 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है। सही है। आगे एक और डेफिनेशन है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स। हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक नंबर है a+b एयोटा, अगर आप a-b एयोटा ले लो तो हम उसको कॉन्जुगेट कहते हैं उस कम्प्लेक्स नंबर का। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि एक मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 एयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट से मुराद होता है कि ऐसे जी के ऊपर एक लाइन डालते हैं 2 + 3 एयोटा का कॉन्जुगेट, इस कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, और करते सिर्फ क्या है कॉन्जुगेट के लिए एयोटा वाला साइन बदल देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 - 3 एयोटा।
तो 2 माइनस 3 एयोटा और 2 प्लस 3 एयोटा हम कहते हैं ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। एक बात याद रखनी है, एयोटा वाला साइन चेंज करना है आप लोगों ने, क्योंकि समटाइम एग्जामिनर जो है ना कंफ्यूज करने के लिए एक कम्प्लेक्स नंबर ऐसे दे देता है -3 एयोटा -2, और हम हमें कहता है इसका इसका कॉन्जुगेट बताओ इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉन्जुगेट बताने के लिए आप ये बात याद रखोगे, आपने ये वाला साइन नहीं बदलना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं सेंटर वाला साइन बदल दूंगा, आपने एयोटा वाले के साथ जो पार्ट है ना, जिसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, उसको चेंज करना है। सो 3 एयोटा -2 जो है ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी भी। तो कहता है रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। ये फिर एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि रियल नंबर अपने आप का कॉन्जुगेट होता है। भाई क्यों वो कहना चाह रहा है कि आपके पास देखें एक रियल नंबर है 3, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लोगे 3 का कॉन्जुगेट, तो वो क्या आएगा? आपने तो -3 तो नहीं ना आएगा, आपने तो एयोटा वाला साइन चेंज करना था, इसमें एयोटा है ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे 3। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाए। तो देखें वो वही होता है, जो नंबर होता है वही उसका कॉन्जुगेट भी होता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट, क्या खुद ही वो अपना कॉन्जुगेट है। ओके, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन भी हो गई। तो अगर एक कम्प्लेक्स नंबर होगा ए प्लस एयोटा बी, तो उसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस एयोटा बी, यानी कि एयोटा वाला साइन चेंज किया जाएगा। अच्छा, ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये जब ऑपरेशंस के बारे में मैं आपको बड़ी डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उधर हम इसको प्रॉपर सीखेंगे। वो कहता है कि जैसे हम रियल नंबर्स में एडिशन कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स में भी कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स को भी आपस में माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो उधर ये बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऑपरेशंस वही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह, डिवीजन वगैरह, जो आप रियल नंबर्स में भी देखते हैं। अच्छा, आगे कम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर पेयर। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो कहता है कम्प्लेक्स नंबर जो है ये आर क्रॉस आर से बिलोंग करते हैं, यानी कि दो रियल नंबर जब आते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो ये भी हम जब क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो हम उस ज़्यादा इसको डिटेल में देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी। फिर मैं फ़िलहाल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास है ना 2 + 3 एयोटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3। ठीक है, ये रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजिनरी पार्ट। तो अंडरस्टूड है कि ये 2 + 3 एयोटा ही है। पहले वाले को आपने वैसे लिखना है और दूसरे वाले के साथ आपने एयोटा लिखना है। आप इसे ऐसे ना कभी भी लिखो 3, 2, ये गलत होगा। तो इसका मतलब है 3 + 2 एयोटा, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसलिए रियल पार्ट को पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को बाद में ही लिखा जाता है, अगर आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर पेयर आप सेट्स में आपने पहले देखे होंगे। ये समटाइम कन्वीनियंट थोड़ा लगता है लिखने में, तो वैसे इस मैं तो आमतौर पे कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे दिया भी जाए तो आप इसको पहले एयोटा की फॉर्म में लिख लो और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। चलें आगे हम चलते हैं, और इधर उसने एक नोट लिखा है, कहता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम्स। देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस देन द अदर। ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आ जाता है कि कम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर वाली प्रॉपर्टीज सारी होती हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन एक प्रॉपर्टी का मेन फर्क है, वो है ऑर्डर। रियल नंबर में 3 और 7 दो नंबर हैं, आप कहते हो 7 बड़ा है 3 से, 3 छोटा है, लेस है 7 से, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 एयोटा और एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 एयोटा। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इससे ग्रेटर है, नहीं, ग्रेटर लेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको कि ये वाले दोनों सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है, क्योंकि 5 3 से बड़ा होता है तो मैं इस नंबर को ग्रेटर कह देता हूं, तो ये रॉन्ग, ऐसा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ग्रे ऑर्डर का।
छोटे बड़े का कोई हमें इसमें कह लें कोई तमीज़ नहीं है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। सो आप याद रखें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसे हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड नहीं करती। दो कम्प्लेक्स नंबर को हम सिर्फ इक्वल कह सकते हैं, और इक्वल हम दो कम्प्लेक्स नंबर को तब कह सकते हैं, मान लेना अगर एक ये कम्प्लेक्स नंबर है 2+3 एओटा और एक कम्प्लेक्स नंबर है 2+7 एओटा, तो इनका इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है 2+3 एओटा और दूसरा भी है 2+3 एओटा, रियल पार्ट एक जैसा है, इमेजिनरी पार्ट भी एक जैसा है, तो हम फिर कहते हैं ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में सेम है। तो कहता है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है ना a+b एओटा और एक कम्प्लेक्स नंबर है c+d एओटा, तो a c के बराबर हो और b d के बराबर हो, तो हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। अगर ये डिफरेंट है तो फिर हम कहते हैं ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है, और फिर हम कहते हैं कि इनमें से हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हम नहीं इनके बारे में बता सकते, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना वो कम्प्लेक्स नंबर में भी होती हैं। तो मैं अभी इन प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो मैं सिर्फ इन कुछ थोड़ा सा बस आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ और हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आर्गन डायग्राम को हम फिलहाल स्टडी नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ जो उसने लिखी है ना वो मैं आपको थोड़ी सी रफली बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ आपके पास जैसे देखें रियल नंबर में होता है ना कि 2+0 का जो आंसर है वो हमारे पास 2 ही आ जाता है। 5+0 का आंसर हमारे पास 5 भी आ जाता 5 आ जाता है। 7+0 का आंसर मेरे पास 7 ही आ जाता है। तो हम कहते हैं ज़ीरो जो है ना, ये इसको हम स्पेशल हम कहते हैं ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें मर्जी प्लस कर दो, ये कुछ नहीं करता, जैसे नंबर होते हैं आंसर भी वही आ जाते हैं। हम कहते हैं ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नाम याद रखें, ज़ीरो इज़ द एडिटिव, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर में भी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल एक कम्प्लेक्स नंबर है ना 2+3 एओटा, तो इसमें कौन सा नंबर प्लस करें कि फर्क ना पड़े। आप अगर आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जीरो को प्लस कर दें, तो देखें ये गलत है। हमने कम्प्लेक्स नंबर में हम कम्प्लेक्स नंबर को ही प्लस कर सकते हैं, तो जीरो कोई कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। जीरो तो मेरे पास एक रियल नंबर है क्योंकि इसका तो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हम इसमें प्लस करेंगे 0+0 एओटा, तो 0+0 एओटा कोई फर्क नहीं डालेगा। 2 में 0 प्लस करेंगे 2 ही आ जाएगा, 3 में 0 प्लस करेंगे 3 ही आ जाएगा। रियल में रियल को प्लस करना होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को प्लस करना होता है। तो जैसे रियल नंबर्स के अंदर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, बिल्कुल कम्प्लेक्स नंबर में 0+0 एओटा जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें ये कोई फर्क नहीं डालती। इसी तरह से रियल नंबर के अंदर वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं आता, वही नंबर आ जाता है। सो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। क्या जीरो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकती है? नहीं। किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ेगा। जीरो मल्टीप्लाइड क्या आ जाएगा? जीरो। 9 × जीरो क्या आ जाएगा? जीरो। तो देखें सेम वही वही आंसर तो नहीं आ रहा। अगर इधर 8 आ जाता इधर 9 तो फिर हम इसको मानते, तो जीरो नहीं तो 1 है वो नंबर। मल्टीप्लाई में 1 है, एडिशन में 0 है। कम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो 2+3 एओटा, तो मैं कहूँ इसको इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि कोई फर्क ना पड़े, तो बड़े बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा 1+1 एओटा से। तो भाई फर्क पड़ेगा, देखें सेम आंसर नहीं आएगा, चेक करके देखें। 2 1 2 2 1 2 एओटा, 3 1
3 एयोटा, 3 1 3 एयोटा स्केयर, एयोटा स्केयर आपको पता -1 के बराबर होता है। 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5 एयोटा। भाई बाकी जो मर्जी आए, ये यही 5 एयोटा आ गया, तो नंबर तो आपका 2 + 3 एयोटा था, तो इसने तो सेम वैसा आंसर नहीं आने दिया। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो होती है 1 + 0 एयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को 2 1 2 2 0 0 एयोटा, 3 1 3 एयोटा और ये 3 0 0 एयोटा स्केयर, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आंसर 2 + 3 एयोटा वैसे ही आ जाएगा। तो याद रखनी है 1 + 0 एयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पढ़ लिया, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी से भी ऑपरेट होके उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देता है आंसर, कोई फ़र्क नहीं डालता। अच्छा, उसके बाद एक बात आती है इन्वर्स की। हम कहते हैं कि जो इन्वर्स होता है ना एडिशन में, 2 में कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। हम आंसर आइडेंटिटी लाना चाहते हैं, आइडेंटिटी देखें ना, 0 आइडेंटिटी है ना एडिशन में, तो हम कहते हैं वो -2 है, 2 में -2 ऐड करो तो आंसर 0 आता है। तो रियल नंबर में हम अगर साइन चेंज कर दें तो इन्वर्स बन जाता है अंडर एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 का इन्वर्स क्या होगा, अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो मुझे आंसर 1 चाहिए, तो हम कहेंगे 1/2, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो एडिशन में साइन चेंज करने से इन्वर्स निकल आता है, और मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल लेने से। अच्छा, इसमें कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही है। कम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इन्वर्स अगर आप बताना चाहते हो, इसका इन्वर्स होता है दोनों रियल का वाले का भी पार्ट जो है उसको, उसका भी साइन चेंज कर दो, और इमेजिनरी वाले का भी आप लोग साइन चेंज कर दो, तो ये इसका इन्वर्स कहलाएगा। सही है, क्योंकि जब आप दोनों को प्लस करोगे तो 2 रियल में रियल को ऐड करना होता है, और इमेजिनरी में इमेजिनरी को, तो आंसर आ जाता है 0 + 0 एयोटा। और हमारे पास अगर इसके इन्वर्स की बात की जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 2 + 3 एयोटा का इन्वर्स क्या होगा। मैंने बोला मल्टीप्लाई में कैसे इन्वर्स निकलता है, 2 का इन्वर्स क्या होता है 1/2, ताकि दोनों को ऑपरेट करें तो आंसर 1 आए। तो मल्टीप्लिकेशन में जो इन्वर्स होता है वो रेसिप्रोकल, तो मैं अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो इसका इन्वर्स होगा 1/2 + 3 एयोटा, आपने इसको उल्टा देना है, सो दिस इज इन्वर्स। सही है, अगर आप कोई आपसे पूछेगा 2 + 3 एयोटा ओवर 7 - 3 एयोटा का इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका इन्वर्स होगा 7 - 3 एयोटा ओवर 2 + 3 एयोटा। इसको ऊपर ले जाना, उसको नीचे ले आना है। सही है, तो ये बात हमने इधर की है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, ये बस इतनी कोई, कहता है 0,0 एडिटिव आइडेंटिटी है, और इन्वर्स जो है वो -a, -b है, दोनों का पार्ट चेंज कर देना है। नीचे ये देखिए उसने कहा कि इनको प्लस करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0 है, और इन्वर्स में कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसको आप छोड़ दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना इसे, इसे भी आप इग्नोर करें, 5th वाली प्रॉपर्टी जो है। बस आर्गन डायग्राम अभी हम स्किप करेंगे, और हम अपनी कल अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 2 + 3 एयोटा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। मैंने आपको बताया एडिटिव इन्वर्स बहुत सिंपल है, कि साइन चेंज कर दो, ये +2 है, -2 कर दो, +3 है, -3 कर दो, ये कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। मैं आपसे पूछता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो मैंने आपको बोला है कि ये 2 + 3 एयोटा नंबर है, इसके नीचे 1 तो खुद से लिख सकते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 को ऊपर ले जाओ, 2 + 3 एयोटा को नीचे ले जाओ, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
लेकिन अगर आप एक नोट करो इस बात को, तो ये कम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है। क्यों? मैंने बताया था कम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। पहले रियल पार्ट होता है, बाद में इमेजिनरी होता है। तो ये आप इसको नहीं, आप इसमें रियल पार्ट क्या बताओगे? ये तो नहीं बताओगे 2 और 3 है, ऊपर 1 भी तो है ना। तो इस तरह के नंबर्स में अगर एयोटा नीचे आ जाए, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ये वाला साइन यानी कि 2 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, और उससे फिर हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। तो इन्वर्स है तो रेसिप्रोकल लेने से निकल आता है, लेकिन डिनोमिनेटर से एयोटा को रिमूव करने के स्टेप्स हमें कुछ करने पड़ते हैं। ये कभी भी आए, अगर एयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए, तो आप लोगों ने हमेशा ये काम करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवीजन वाला। अच्छा, आज के लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 2 है, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पुरानी बुक्स में नंबरिंग कोई और थी, जो मैंने एक लेक्चर नंबर 1 में उसकी शायद इमेज आपको दिखाई भी थी, लेकिन जो नई बुक है उसमें वो एक्सरसाइज और है। तो हम नई बुक के मुताबिक अपने क्वेश्चन जो वो सॉल्व करेंगे, जैसे आपको एग्जाम में भी आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अच्छा, देखें इसका सोल्यूशन। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। आप इसे लेट करोगे जी के इक्वल। रियल पार्ट आपका -4 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट 7 है, तो ये लिखा जाएगा 7 एयोटा। अब देखिए इन्वर्स क्या होता है। देखें, जैसे आप रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो 2 का इन्वर्स होता है 1/2। क्यों? दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हो 2 को 1/2 से, तो आंसर 1 आ जाता है। इन्वर्स कहते ही उस नंबर को है। 2 के इन्वर्स का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर 3 है, तो क्या 3 का इन्वर्स हो सकता है 5? नहीं, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 15 आना है। मुझे 15 नहीं चाहिए, मुझे आंसर 1 चाहिए। तो 1 तभी आ सकता है अगर आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1/3 से। ठीक है, 3 3 से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो हमें एक बात समझ में आती है कि इन्वर्स क्या होता है। जिस नंबर का इन्वर्स निकालना चाह रहे हो आप, उसको उसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। अगर एक नंबर है आपके पास 2/3, आप इसे किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा? तो हम बोलेंगे 3/2 से। 3/2 से करेंगे तो 3 3 से कैंसिल होगा, 2 2 से, और आपको आंसर 1 मिलेगा। तो आपको आंसर 1 ही चाहिए। तो इधर भी देखिए आपने क्या किया, इन्वर्स के लिए रेसिप्रोकल ही लिया है। 3 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले आए हैं, और ये नंबर इन्वर्स कहलाता है। कम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही है। आपको -4 + 7 एयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। ये z है ना, तो ये लिखा जाएगा 1/z। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो होता है हर नंबर के नीचे, तो 1 रेसिप्रोकल लोगे, 1 ऊपर चला जाएगा, -4 + 7 एयोटा जो है ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इज इनवर्स। लेकिन इधर हमें एक प्रॉब्लम आती है। हम कहते हैं कि हम इसे फाइनल आंसर नहीं मानते। ठीक है, इन्वर्स तो आपने निकाल लिया, सिंपल रेसिप्रोकल लेना था, लेकिन हम ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर में एयोटा नहीं आना चाहिए। कि किसी भी कभी भी कम्प्लेक्स नंबर में, ये नहीं कि सिर्फ इन्वर्स में, और भी किसी जगह पे अगर डिनोमिनेटर में एयोटा नज़र आएगा, तो आप ये स्टेप्स करोगे और एयोटा को ख़त्म करोगे। तो हम वो एयोटा को इधर से रिमूव करते हैं नीचे से। स्टेप्स क्या है कि हम इसका अगले स्टेप में करते हैं, इधर नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, -4 + 7 एयोटा, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं -4 - 7 एयोटा से, यानी कि ये वाला साइन चेंज करके, और इसी नंबर से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, -4 - 7 एयोटा।
ये नंबर इसका कंजुगेट कहलाता है, यानी कि एटा वाला सिर्फ आपने साइन चेंज किया है, प्लस था माइनस कर दिया है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -7 एटा आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ जाएगा। और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 7 एटा -4 -7 एटा, सो a + b a - b वाला फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये देखें ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, सो -4 का भी स्केयर आ जाएगा और -7 एटा का भी स्केयर आ जाएगा। ऊपर आपके पास आ गया -4 -7 एटा, -4 का स्केयर आ जाएगा 16 और 7 का स्केयर आ जाएगा 49 और 7 एटा स्केयर वैसे ही। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आया -4 -7 एटा ओवर 16। एटा स्केयर की जगह -1 लगेगा तो माइनस माइनस प्लस 49 आ जाएगा। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ, ये हमने पहले लेक्चर नंबर 1 में ये नोटेशन देखी थी कि एटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। सो -1 जब इधर लगना है तो उस माइनस ने इस माइनस को प्लस करके 49 कर देना है। ये बन गया -4 -7 एटा, 49 में 16 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 65। -4 के साथ 65 को लहदा लिख दें, 7 के साथ 65 को लहदा से लिख दें, तो दिस इज आंसर। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स तो आपको इधर ही मिल गया था, इसी जगह पे, यही जब आपने उसका रेसिप्रोकल लिया। बाकी सारा काम जो है ये आपने डिनोमिनेटर से एटा को रिमूव करने के लिए किया और इसको a + एटा b की फॉर्म में लिखा है, जैसे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इसलिए हम इसी को प्रॉपर आंसर मानेंगे। अगर आप सिर्फ ऊपर वाला काम रेसिप्रोकल तक करोगे तो आपको मान लें कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो शायद आपको 0.5 मार्क्स तो दिए जाएंगे, पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है √2 -√5। ये भी वैसे ही है, इसे भी जी की इक्वलेट करते हैं। सोल्यूशन √2 माइनस ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है -√5, तो उसके साथ एटा आएगा। इन्वर्स के लिए 1/z = इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, √2 -√5 एटा जो है ये नीचे आ जाएगा। हम इसमें 1/z = इस एटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो √2 -√5 एटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला साइन चेंज करके, इसे √2 + √5 एटा, इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, √2 + √5 एटा से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/z इक्वल आ जाएगा √2 + √5 एटा ओवर, नीचे a - b a + b वाला फार्मूला फिर लगेगा, सो a का स्केयर माइनस √5 एटा का स्केयर, सो a स्केयर - b स्केयर, सो √2 + √5 एटा ओवर, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस ये स्केयर रूट इससे कट जाएगा,
स्केयर इससे कट जाएगा तो ये 5 आपके पास आ जाएगा और साथ में एयोटा स्केयर भी आएगा। एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाओगे, माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 5 डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 7। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 2 प्लस स्केयर रूट ऑफ 5 एयोटा ओवर 7। इससे लहदा लिख दो, इससे 7 को लहदा लिख दो, तो a प्लस एयोटा b की फॉर्म में जो आपको नंबर है वो मिल जाएगा इनवर्स। सो स्केयर रूट ऑफ 2/7 प्लस स्केयर रूट ऑफ 5/7 एयोटा, ये आंसर है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 3 आपके पास है 1,0। अच्छा देखें, 1,0 जो है ना, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप देखें, अगर कोई आपसे पूछे 1 का इन्वर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, तो आपने क्या पढ़ा है कि उल्टा देना है। तो आप 1 को जब उल्टाओगे तो 1 को उल्टाने से क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो 1 का इन्वर्स जो है वो 1 ही निकलेगा। तो आइडेंटिटी का इन्वर्स वो ही निकलता है। जब मैंने लेक्चर नंबर 1 आपको दिया था तो मैंने आपको बोला था अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना कम्प्लेक्स नंबर में, वो 1,0 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स जैसे मैंने बोला है कि वो ही निकलता है, इसलिए इन्वर्स जो आपके पास आएगा वो यही आएगा, इन्वर्स आएगा 1,0 ही, यानी कि 1 + 0 एयोटा। अगर आप इसको ऐसे करो, z के इक्वल पहले लेट करो 1 + 0 एयोटा, और फिर आप इसे 1/z कर लें जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, और फिर आप इसे कॉन्जुगेट इसका लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो देखें वो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो उसने क्वेश्चन दिया इसीलिए है कि क्या आप ये गेट करते हैं, क्या आपको पता चलता है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आपने ये गेट कर लिया है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यही तो उसका पर्पज़ है। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसका इन्वर्स वो खुद ही होता है, उसका इन्वर्स कुछ और नहीं होता। इसलिए ये अगर क्वेश्चन है तो इसका इन्वर्स भी यही होना है 1,0। ठीक है, तो इधर ही हम आंसर, ये आमतौर पे एमसीक्यूज में आ सकता है आपको, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है ना आए। तो चलें, आज के लेक्चर में इतना ही है क्वेश्चन नंबर 1। कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 1.1 का, जिसमें हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना था गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। इसमें आपने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इस कम्प्लेक्स नंबर को। देखिए, इसमें सिर्फ सेपरेट करने का जिक्र है, इन्वर्स का जिक्र नहीं है। तो इसे आप लोगों ने बिल्कुल भी इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना। जब इन्वर्स का जिक्र आएगा तो आप लोगों ने रेसिप्रोकल लेना है। उसके बाद हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट तो उसमें भी करते हैं बाद में, वो तो हर क्वेश्चन में करना पड़ता है जब भी एयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए। लेकिन इसमें आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, इसमें हम सिर्फ सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इधर इसे डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो हम क्या करेंगे, 2 - 5 एयोटा 4 + 5 एयोटा। हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 5 एयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8, 2 5 10 एयोटा, 5 4 20 एयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 5 25 एयोटा 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 स्क्वायर। नीचे आपके पास है 4 + 5 एयोटा 4 - 5 एयोटा, तो वो फार्मूला बन जाएगा उसी तरह से, a + b a - b। सो 4 का भी स्क्वायर माइनस 5 एयोटा का भी स्क्वायर।
रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस किया जाता है। सो 20 और 10 ये आ जाएगा 30 एओटा। सो ये मेरे पास बनेगा 8 माइनस 30 एओटा। इस एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस प्लस -25 आ जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और 7 एओटा स्क्वायर। एट माइनस 25 कितना आ जाएगा? -17 -30 एओटा ओवर एओटा स्क्वायर की जगह -1 वो माइनस माइनस प्लस कर देगा 16 प्लस 25 और 16 41 आ जाएगा। सो -17 -30 एओटा 41। -17 के साथ 41 को लहदा लिख लें, ये रियल पार्ट है। -30 के साथ 41 को लहदा कर लें, 41 ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सो ये मेरा आंसर है। सो रियल और इमेजिनरी पार्ट में मैंने इसे सेपरेट कर लिया। सो इतना सा ये क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। -2 + 3 एओटा का स्क्वायर इंटू 4 + एओटा। इसमें भी वही उसी का सेकंड पार्ट है, सेपरेट करना रियल और इमेजिनरी पार्ट में। इसमें हम पहले ऊपर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर सिंप्लीफाई, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी ना, बाद में इजी होगा, प्लस सेकंड का स्क्वायर टू फार्मूले का फर्स्ट इंटू सेकंड, नीचे आपके पास क्या है 4 + एओटा। स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग। अच्छा, -2 + 3 एओटा का स्क्वायर और नीचे 4 + एओटा नहीं है, नीचे इसके 1 + एओटा है। एक क्वेश्चन में थोड़ी लिखने में गलती हुई। सो इधर भी और इधर भी 1 + एओटा डिनोमिनेटर में। वैसे फ़र्क तो कोई नहीं है, मेथड आना चाहिए। सो 1 + एओटा, इधर भी 1 + एओटा। ओके, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 7 एओटा स्क्वायर, 2 2 4 4 3 12 एओटा, 1 + एओटा। एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, सो बन जाएगा 4 -9, 4 में से -9 -5 बाकी बचेगा, -12 एओटा ओवर 1 + एओटा। ओके, अब आपने वही काम करना जो हमने क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में किया है। इसका कंजुगेट 1 - एओटा होगा, उससे आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर देना है और उससे आप लोगों ने डिवाइड भी कर देना है। रियल पार्ट लैदा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट लैदा हो जाएगा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 एओटा -12 एओटा +12 एओटा स्क्वायर। नीचे a + b a - b वाला फार्मूला, सो 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस एओटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। -5 और 12 कितना आ जाएगा 17 एओटा। एओटा वाले में एओटा वाले को प्लस किया जाता है। इधर एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, माइनस प्लस -12 कर देगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 7 एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे, और ये बन जाएगा आपका 12 और 5 17 -17 एओटा
ओवर 2। ठीक है, एयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस माइनस +1, सो 1 + 1 2 आ जाएगा। 17 के साथ 2 को लैदा कर लें, ये रियल पार्ट। 17 के साथ आप 2 को लैदा कर लें, ये आपका कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। सो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लिया, यही आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। बिल्कुल वैसा सही है। सोल्यूशन सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ऊपर स्केयर ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, 2 फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड, और ये गालबन थर्ड पार्ट नहीं है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट मैंने स्किप किया, वो आप लोगों ने खुद करना है। आप उसको एज ए असाइनमेंट सॉल्व करके देखिए और देखिए आपको कितना क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना आता है अभी। सो ये आपने स्केयर ओपन कर दिया इसका, तो हमारे पास नीचे 4 - 3 एयोटा। 4 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 16 + 9 एयोटा स्केयर, 4 to 8 8 324 एयोटा ओवर 4 - 3 एयोटा। एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस प्लस -9, 16 में से 9 7, सो 7 + 24 एयोटा ओवर 4 - 3 एयोटा। अब हम वही काम करेंगे जो हमने इसका कॉन्जुगेट 4 + 3 एयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसे डिवाइड भी करेंगे। रियल पार्ट लैदा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट लैदा हो जाएगा। बार बार एक जैसा स्टेप है। 7 4 28, 7 3 21 एयोटा, 24 को 4 से करेंगे 96 एयोटा, 24 को 3 से करेंगे तो 72 एयोटा। अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो भी सकती है, अगर वो हो तो वो उसे आप नज़रअंदाज करें। ठीक है, 24 को 3 से किया 72 एयोटा 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 स्केयर, सही है। ओवर नीचे 4 - 3 एयोटा 4 + 3 एयोटा, 4 का भी स्केयर -3 एयोटा का भी स्केयर, a - b a + b वाला फार्मूला अगेन। 96 और 21 ये आ जाएगा 117 एयोटा। सो 28 प्लस रियल इमेजिनरी में इमेजिनरी 117 एयोटा। इधर एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, माइनस प्लस -72 ओवर 4 का स्केयर नीचे 16 और 3 का स्केयर 9 और साथ एयोटा स्केयर। अगेन एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये आपके पास बन जाएगा 28 में से 72 अगर आप कर दें तो आपके पास बचते हैं -44 प्लस 117 एयोटा, और नीचे कितना बचता है 9, -1 लगेगा, माइनस माइनस प्लस 16 + 9 25। 44 के साथ 25 को लैदा कर दें, वो रियल पार्ट, और 117 के साथ 25 को लैदा कर दें, वो आपका इमेजिनरी पार्ट। सो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 था ये वाला, इसमें इतना ही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी नंबरिंग की मिस्टेक है, उसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है, तो आप उसे क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पे ही सॉल्व करें। तो उस क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि
प्रूव शो डैट z का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होगा z के इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। देखें, इफ एंड ओनली इफ का आपको शायद इतना नॉलेज ना हो पहले से। इसका मतलब दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। कहता है अगर z कॉन्जुगेट z के बराबर होगा ना, अगर आप इसे मान लो, तो आप फिर मुझे प्रूव करके दो कि फिर z रियल होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, और यानी कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। और अगर आप ये मानते हो ना z रियल है, तो फिर मुझे प्रूव करके दो कि z का कॉन्जुगेट z के बराबर आएगा। सो इसको मानना है, इसे प्रूफ करना है, फिर इसे मानना है और इसे प्रूफ करना है। इफ एंड ऑल इफ का ये मतलब होता है। तो देखें, प्रूफ अब आपकी चॉइस है, आप पहले किसे मानना चाहते हो और किसे प्रूफ करना चाहते हो। तो मैं सपोज करता हूं, पहले सपोज ये वाली चीज पहले मान लेते हैं कि ये सही है, z इज रियल। अच्छा, जब आपने z को रियल मान लिया, इसका मतलब है कि रियल नंबर वो होते हैं जिनमें इमेजिनरी पार्ट जीरो होते हैं। सो अगर आपका z z किस किस फॉर्म का होता है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, a प्लस एटा बी की फॉर्म का। ठीक है, अगर आप z को रियल मान रहे हो, इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि b जीरो के बराबर है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो के बराबर है। तो फिर z क्या बन जाएगा आपका, a प्लस एटा इंटू जीरो। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखें कि रियल नंबर वो होते हैं जिनमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो z फिर किसके इक्वल आ गया, a के। एटा जीरो जीरो तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना। अब अगर मैं इस नंबर का कॉन्जुगेट ले लूं, जो z आपने लिया था, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, एटा वाला साइन चेंज करना होता है, तो a माइनस एटा बी आ जाएगा। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा फिर, a माइनस एटा। भाई b को तो आपने पहले से जीरो मानना हुआ है, तो वो इसमें भी जीरो लगेगा। तो, तो z कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस जीरो एटा, वो भी a ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि z और z कॉन्जुगेट का आंसर एक जैसा आया है। सो प्रूव हो गया z इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपने, ये मैंने वैसे इसको इधर लिख दिया, आप इसको इधर ही लिखो। ठीक है, z इक्वल टू a प्लस एटा बी और z कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस, मैं इधर लिख देता हूँ कि z इक्वल टू a प्लस एटा बी है और z कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस एटा बी है। और फिर आप ये करो, सपोज z इज़ रियल, तो उसमें आपका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा, तो b क्या किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। और फिर इसमें और z कॉन्जुगेट में b को ज़ीरो पुट करोगे तो ये आपके ये बनेगा। इसको इस तरह से ना बिल्कुल साइड पे ना करके लिख देना कि एग्जामिनर को नज़र ही ना आए। अच्छा, कन्वर्स, अब उलट काम करने लगे हैं। अब हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अब कि z इक्वल है z कॉन्जुगेट के, और आपने प्रूफ क्या करना है कि z रियल होगा। और z को रियल प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि मैं इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो प्रूफ कर दूं। सो अब मैंने ये प्रूफ करना है कि b ज़ीरो के बराबर होगा। देखते हैं हम ये कर पाते हैं कि नहीं। ओके, z को z कॉन्जुगेट की इक्वल मान लिया, ये मैंने सपोज कर लिया। z किसके बराबर है, शुरू में आपने क्या लिखा है, कम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस एटा बी की फॉर्म का है। z कॉन्जुगेट कैसा है, a माइनस एटा बी। ठीक है, इसको इधर ले आओ, a प्लस एटा बी माइनस a प्लस एटा बी, उधर रह गया ज़ीरो, ए से कट गया, टू एटा बी इक्वल टू ज़ीरो। टू एटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, सो बी आपका आ गया ज़ीरो बाय टू एटा। सो ज़ीरो बाय टू एटा तो ज़ीरो ही होगा, ऊपर ज़ीरो आए तो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब है जेड इज़ रियल। बी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है। ठीक है, सो हम जेड को रियल मानेंगे। सो ये इफ़ एंड ऑल इफ के साथ। सो इतना ही है क्वेश्चन नंबर 3 जो है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। z बिलोंग्स टू c, z आपका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एटा b की फॉर्म का, वो ये कहना चाहता है। आपने शो करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट को अगर आप 2 पर डिवाइड करोगे तो रियल पार्ट ऑफ z आएगा। अच्छा देखिए, z बिलोंग्स टू c का मतलब है कि z ऐसा है a प्लस एटा b, ठीक है। सो मैं इधर सोल्यूशन में मैं लिख लेता हूँ, लेट z इक्वल टू a प्लस एटा b। जब इसमें पुट करोगे आप ये वाली साइड आप ले लो ना लेफ्ट, और इसके इक्वल ले आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। क्या बनेगा? z किसके बराबर है? a प्लस एटा b के, प्लस z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा? एटा वाला साइन बदल देते हैं बस, तो वो बन जाएगा a माइनस एटा b, ठीक है, ओवर 2। एटा बी से कैंसल, a प्लस a 2a ओवर 2, 2 से कैंसल, तो बाकी बचा a, और a क्या है? हमें पता है रियल पार्ट है, तो यही हमने प्रूफ करना था कि रियल पार्ट बचेगा, रियल पार्ट ऑफ z बचेगा, तो सॉल्व करने से वही बचा। सो मेरे पास बचा रियल पार्ट ऑफ z। सो क्वेश्चन प्रूफ। सेकंड, इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 एटा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसमें भी ले ली। z बिल्कुल उसी तरह से सेम वही पैटर्न, z की जगह पे आ जाएगा a प्लस एटा b, माइनस z कॉन्जुगेट की जगह पे आ जाएगा a माइनस एटा b, एटा वाला साइन चेंज कर देंगे बस, ओवर 2 एटा। ओपन करोगे ब्रैकेट को तो आपके पास आ जाएगा a प्लस एटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस एटा b ओवर 2 एटा। ए से कट जाएगा, एटा बी क्या बनेगा? 2 एटा बी ओवर 2 एटा, 2 एटा से कट जाएगा, बाकी बच गया बी। और बी क्या है? आप देख सकते हैं बी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये देखें, तो मेरे पास बचा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, और यही लेके आना था। सो क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। थर्ड वन कहते, थर्ड वन, चलिए ये पीछे चला गया, इसको आता तो मैं करता हूँ। थर्ड पार्ट जो है उसे हम इधर ही प्रूफ कर लेते हैं। क्या था थर्ड पार्ट? जी कॉन्जुगेट, ये बराबर आएगा जी मैग्नीट्यूड के स्केयर के। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से z जैसे हमने लिया था, z कम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल था a प्लस एटा b के, तो z मैग्नीट्यूड देखिए किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, ये जो दो सीधी लाइनें हैं, कि रियल पार्ट का भी स्केयर करो, प्लस फार्मूले का आता है इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर करो, एटा नहीं लिखना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है आपने, और उसके ऊपर स्केयर रूट, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग कर लूं तो z मैग्नीट्यूड का जो स्केयर है ना वो बराबर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। स्केयरिंग करने से इधर स्केयर आ जाएगा, इधर स्केयर करेंगे तो वो स्केयर रूट से कट जाएगा, इसे 1 कह देते हैं।
तो ये एक साइड का आंसर आ गया इसका, जी मैग्नीट्यूड स्केयर का। दूसरी साइड भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका भी सेम आंसर आता है कि नहीं। जी जी कॉन्जुगेट, जी किसके बराबर है, ए प्लस एटा बी के, सही है। जी कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, एटा वाला साइन चेंज कर देते हैं बस, तो ए माइनस एटा बी के, ए प्लस एटा बी ए माइनस एटा बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, सो ए का भी स्केयर माइनस एटा बी का भी स्केयर, ठीक है। तो ए स्केयर ऐसे आ जाएगा माइनस एटा स्केयर बी स्केयर, एटा स्केयर की जगह लगा देंगे -1, ठीक है, और साथ जो बी स्केयर है वो वैसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, सो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। तो ये दूसरी साइड देखें, इसका आंसर भी वही है और जी कॉन्जुगेट का आंसर, सॉरी जी मैग्नीट्यूड के स्केयर का आंसर भी वही है। तो प्रूव हो गया कि जी कॉन्जुगेट जो है ये बराबर है जी मैग्नीट्यूड के स्केयर के। तो ये थर्ड पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो गया। सो इस क्वेश्चन में इतना ही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, शायद मैंने मेंशन भी किया था ऊपर। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आपको 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 Z2 और Z3, और आपने इसे एक्सप्रेस करना है ए प्लस एटा बी की फॉर्म में। तो चलें इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। Z1 किसकी इक्वल है, 2 प्लस एटा के, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस एटा, सही है। Z3 किसके बराबर उसने दिया है, 3 माइनस 2 एटा के, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, एटा वाला साइन चेंज करना हमने करना है, तो 3 प्लस 2 एटा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, 3 प्लस 2 एटा ओवर, नीचे सिंपल Z2 आएगा, नीचे कॉन्जुगेट नहीं है, तो Z2, अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया है, या मैंने Z2 की वैल्यू इधर लगा दी है, तो इसे अरेज कर लेते हैं। ये नीचे आएगी Z2 की वैल्यू 3 प्लस टी 2, Z3 है 1 प्लस 3 एटा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस 3 एटा, ठीक है। तो इधर आप इसका कॉन्जुगेट लगा दें, तो आ जाएगा 1 माइनस 3 एटा, और नीचे Z2 है और Z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 एटा, तो वो नीचे लगा दें, 3 माइनस 2 एटा। अच्छा, अब बस वैल्यूज तो आपने सारी लगा दी, अब बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और ए प्लस एटा बी की फॉर्म में लेके जाना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6 एटा आ जाएगा, एटा को 1 से करेंगे तो माइनस एटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 एटा स्केयर, और नीचे आपके पास है 3 माइनस 2 एटा। अच्छा देखिए ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, एटा स्केयर की जगह -1 लगा देंगे, सो 2 माइनस 6 एटा 1 एटा, ये बन जाएगा 7 एटा प्लस 3 इंटू -1, ठीक है, एटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ओवर 3 माइनस 2 एटा। तो आपके पास आ गया 2 माइनस 7 एटा -3 ओवर 3 माइनस 2 एटा। 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, -1 माइनस 7 एटा 3 माइनस 2 एटा नीचे। अब देखिए काफ़ी हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया,
अब हम क्या करेंगे कि इधर आके डिनोमिनेटर से एयोटा को रिमूव करने के लिए 3 + 2 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 + 2 एयोटा से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। ऊपर आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को आपस में, सो -3 -2 एयोटा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एयोटा और माइनस प्लस माइनस 7 to 14 एयोटा स्केयर। नीचे a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला, तो 3 का भी स्केयर माइनस 2 एयोटा का भी स्केयर, तो -3 -2 एयोटा और -21 एयोटा, ये बन जाएगा -23 एयोटा। इधर एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 आ जाएगा ओवर 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4 और साथ एयोटा स्केयर। तो ये हमारे पास 14 में से 3 बाकी 11 -23 एयोटा ओवर, इधर एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 + 4 कितना आ जाएगा 13। तो आपके पास आ जाएगा 11 के साथ 13 को लहदा लिख दो, ठीक है, 11 के साथ 13 को लहदा लिख दें और -23 के साथ 13 को लहदा लिख दें, तो ये आ गया a + b एयोटा की फॉर्म में। 11/13 आपका रियल पार्ट है, 23/13 आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है जिसमें मैं लिखना चाह रहा था। तो आज के लेक्चर में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें, कल हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स में आपको करवाऊंगा और एक पार्ट बिल्कुल जो कि पार्ट नंबर 2 जैसा है वो मैं आपको करने के लिए बोलूँगा। अच्छा देखिए, फर्स्ट वन, Z1 आपको दिया गया है, Z2 दिया गया है, ये चीज़ आप लोगों ने एवेल्युएट करनी है। बहुत ईजी है। 2 इंटू Z1 की वैल्यू पुट कर दें, क्या है 2 + 7 एयोटा -4, Z2 की वैल्यू भी पुट कर दें, क्या है -5 + 3 एयोटा और इस सारे का है मैग्नीट्यूड। 2 to 4, 2 7 14 एयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 20 माइनस प्लस माइनस 4 3 12 एयोटा। ओके, अब हमें एडिशन का पता है, रियल वाले में रियल को प्लस किया जाता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को प्लस किया जाता है। सो 4 + 20 ये आपके पास आ जाएगा 24 और 14 - 12 ये आपके पास आ जाएगा 2 एयोटा। अब सारा तो हम लोगों ने कर लिया, अब सिर्फ ये मैग्नीट्यूड आप लोगों ने रिमूव करना है। मैग्नीट्यूड रिमूव करने का तरीका है कि रियल पार्ट का भी स्केयर करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर करते हैं, ऊपर स्केयर रूट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड जब आपने सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 24 का भी स्केयर प्लस जो एयोटा के साथ है 2 उसका भी स्केयर। एयोटा को नहीं लिखना आप लोगों ने, सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है, वो आपका 2 है, उसका भी स्केयर और इसके ऊपर आपने स्केयर रूट जो है वो पुट करना है। 24 का स्केयर आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ज़ुबानी अगर याद है तो फिर भी आई थिंक 576 होता है और 2 का स्केयर 4, तो 576
प्लस 2 का स्केयर 4, तो ये आपके पास प्लस करने से आ रहेगा 580 का स्केयर रूट। अच्छा, ये आंसर भी सही है। ठीक है, आप अगर 580 को थोड़ा करके लिखना चाहते हैं तो आप फैक्टराइज करके इसको देख लें कि 580 की फैक्टराइजेशन क्या बनती है। 2 2 4 2 9 18, 2 2 4 2 5 10, ठीक है। और फिर आप 5 और 9 और 2 11, 11 और 5 16, 295। तो इसकी शायद फैक्टराइजेशन बनती 2 2 4 2 9 18, नहीं जीरो आएगा ना इधर। 2 9 18 तो पूरा पूरा हो गया, कैरी तो बचा ही नहीं है, तो टू, ये जीरो वैसे ही। 2 1 2 2 4 8 2 5 10, तो लिख सकते हैं 4 2 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 145, इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 145। अच्छा, इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा कि 4 का स्केयर रूट मुझे पता है कितना होता है 2, और 145 पे स्केयर रूट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिखें फिर भी सही है, ऐसे लिख दें फिर भी सही है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3z1 प्लस 2z1 का मैग्नीट्यूड, इसे भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। 3z1 की वैल्यू क्या थी? z1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू थी मेरे पास 2 + 7 एटा। इसकी जगह पुट कर दें 2 + 7 एटा, 2 + 7 एटा +2, और इधर उसी z1 का कंजुगेट है। तो कंजुगेट आपको पता क्या करते हैं, एटा वाला साइन चेंज करते हैं सिर्फ। तो 2 - 7 एटा जो है ये आ जाएगा, ऊपर मैग्नीट्यूड वैसे का वैसे ही। अब ये आ जाएगा 3 2 6 +3 7 21 +2 2 4 -2 7 14 एटा, मैग्नीट्यूड वैसे ही। और आपके पास आ जाएगा, रियल में रियल को प्लस करेंगे तो 6 और 4 10 आ जाएगा। 24 में से 14 माइनस करें तो बाकी कितना बचता है? 7 7 एटा। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैंने आपको बताया रियल पार्ट का भी स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर, यानी कि 7 का भी स्केयर ऊपर स्केयर रूट। 10 का स्केयर आ जाएगा 100 और 7 का स्केयर आ जाएगा 49। 100 + 49 आपके पास आंसर आ गया 149 का स्केयर रूट। ठीक है, तीसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, उसमें बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ z1 की जगह पे z2 है। ठीक है, तो वो आप बुक से क्वेश्चन देख लें, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी दिखा देता हूँ बुक से। -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट और उसका मॉड। तो सिर्फ आपने z1 की जगह पे z2 वाली वैल्यू लगानी है और सेम इसी तरह के सारे प्रोसेस के बाद आपके पास आंसर निकल आएगा। पार्ट नंबर 4 ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको कहा कि इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें, z1 + z2 का क्यूब और बाद में मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि आपने क्यूब लेना है, दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके, और बाद में एंड पे उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों ने ले लेना है। तो चलें पहले क्यूब लेते हैं, z1 + z2। z1 किसके इक्वल था? 2 + 7 एटा। और z2 किसके इक्वल था? z2 था -5 + 3 एटा। ये था -5 + 3 एटा। अच्छा देखिए क्या आंसर आएगा, 2 + 7 एटा -5 और +3 एटा। 2 में से -5 -3 आ जाएगा और 7 और 3 आपके पास आ जाएगा 10 एटा। अच्छा, प्लस तो कर लिया, अब आपको इसका क्यूब भी चाहिए। सो दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं। सो z1 + z2 का भी क्यूब, इसका क्यूब मैंने अप्लाई किया इक्वल टू किसके इक्वल आया था, -3 + 10 एटा का भी क्यूब। तो ये थोड़ा लंबा काम है क्यूब ओपन करना, चलिए ओपन करते हैं। क्या फार्मूला है? फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब +3 फार्मूले से आएगा फर्स्ट इंटू सेकंड और फिर फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है,
मैं इधर लिख देता हूँ इसका फार्मूला ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab और बाद में ए प्लस बी, ये मैंने इधर अप्लाई कर दिया है। -3 का क्यूब आ जाएगा -27, 10 का क्यूब आ जाएगा 10 10 10 100,000 और साथ आ जाएगा एयोटा क्यूब, एयोटा की पावर 3 जो है 3 3 9 9 10 90 90 एयोटा और साथ है -3 प्लस 10 एयोटा -27,000। एयोटा क्यूब में एयोटा स्केयर को अलहदा करें, एयोटा की पावर 1 को अलहदा कर लें। ये हमने क्वेश्चन नंबर शुरू में एक क्वेश्चन किया था। माइनस माइनस प्लस 93 270 एयोटा और माइनस प्लस माइनस 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 एयोटा और एयोटा एयोटा स्केयर। इधर एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे हम लोग, तो -27 माइनस इस प्लस माइनस हो जाएगा 1000 एयोटा 270 एयोटा। इधर एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 900, 900 में 27 ऐड कर लें तो 900 में 27 कितने 870 कितना 3 आ जाएगा गालबन 873 और -1000 में से एयोटा वाली करनी है ना, तो 270 तो 1000 में से 200 निकाल दें 800 बचते हैं, तो बाकी 70 फिर निकालने और तो 830 एयोटा आ जाएगा। देखो बड़ा लंबा सा नंबर जो ना आपके पास ये आ गया। चलो बहरहाल फाइनली निकल आया है Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। अब आपको चाहिए था मैग्नीट्यूड भी, तो मैग्नीट्यूड जैसे पहले निकाल रहे हैं, तो Z1 प्लस Z2 के क्यूब का मैग्नीट्यूड इधर भी अप्लाई करें, ठीक है मैग्नीट्यूड, और इधर मैग्नीट्यूड जब अप्लाई करेंगे इसका भी, तो क्या हमने रूल पढ़ा है कि रियल पार्ट का भी स्केयर कर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर कर लेते हैं, 830 का भी स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। अच्छा इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव है तो आपने माइनस भी साथ लिखना है, एयोटा के साथ सारे वाला इमेजिनरी पार्ट है उस पूरे का स्केयर आपने करना है। 873 का स्केयर आपको कैलकुलेटर से मिलेगा, ये 762129 मिल रहा है, 762129 और प्लस 830 का जो स्केयर है वो 532900 मिल रहा है आपको। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर रहे हैं, मैं भी कैलकुलेटर से देख रहा हूँ 532900, और कैलकुलेटर को यूज़ करके आप इन दोनों को प्लस भी करेंगे, ऊपर स्केयर रूट है वो बाद में मैंने रिमूव करना है, प्लस करने से आंसर आ रहा है 129, इन दोनों को प्लस करने से 129 5029 5029 और ऊपर इसका स्केयर रूट, और इसका जो स्केयर रूट है वो आपके पास 109 ये भी आप कैलकुलेटर से इसका स्केयर रूट निकालेंगे तो 109 और स्केयर रूट 109 ये आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा ये आपको आंसर देने में, ठीक है। तो अगर आप नहीं ये आंसर गेट कर सकते तो आप लोग जो भी आंसर आता है आप वही उसी तरह का आंसर ये भी रहने दे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो मॉडर्न कैलकुलेटर है उसमें जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो एज इट इज़ आपको ऐसे ही आंसर देगा, ठीक है। 109 जो 800 900 या 1500 2000 का कैलकुलेटर आता है तो ज़रूर आप लेके रखें, आपके आगे भी चल के बहुत काम आएगा, तो उसने आपको एग्जैक्ट ये इस तरह का आंसर प्रोवाइड कर देना है। अदरवाइज़ आपको इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा पहले, और फैक्टराइजेशन करके आप इस तरह का आंसर निकाल सकते हो, तो आई थिंक नफ है, कैलकुलेटर से मिल रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसकी फैक्टराइजेशन में जाकर मज़ीद इस क्वेश्चन को लेंथी करने। तो इस लेक्चर में आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने किया है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7
एयोटा की पावर n+1 प्लस एयोटा की पावर n+2 प्लस एयोटा की पावर n+3 प्लस एयोटा की पावर n+4। कहते हैं आंसर आएगा 0 के बराबर। और हमें बताया है कि इधर n कोई भी नेचुरल नंबर है। अच्छा देखिए, हम इस साइड को लेते हैं, लेफ्ट साइड को, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम एयोटा की पावर n+1 को लिख सकते हैं एयोटा की पावर n लैदा और मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 1 लैदा प्लस एयोटा की पावर n+2 में एयोटा की पावर n लैदा एयोटा की पावर 2 लैदा प्लस एयोटा की पावर n+3 में एयोटा की पावर n लैदा एयोटा की पावर 3 लैदा एयोटा की पावर n+4 में एयोटा की पावर n लैदा और एयोटा की पावर 4 लैदा। सभी में से मैंने एयोटा की पावर n जो अलहदा की है इसे मैं लेता हूं कॉमन। अंदर बचा एयोटा, एयोटा स्क्वायर, एयोटा क्यूब प्लस एयोटा की पावर 4। सो एयोटा की पावर n वैसी रही, लिखें आप एयोटा। एयोटा स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, ये -1 के बराबर होता है। सो इधर -1 जब आप लगाओगे तो माइनस प्लस -1 आ जाएगा। एयोटा क्यूब, एयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर अलहदा कर लो और एक पावर अलहदा कर लो, ठीक है ना। तो एयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है, तो इधर तो -1 लग जाएगा और साथ एयोटा वैसे ही, तो -1 से एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस एयोटा। सो एयोटा क्यूब को अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर माइनस एयोटा आता है, इधर माइनस एयोटा लग जाएगा प्लस। इसी तरह एयोटा 4 भी, एयोटा 4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो एयोटा 4 को आप लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई एयोटा स्क्वायर, ठीक है। दो पावर अलहदा कर ली, दो अलहदा कर ली, टोटल 4 है। तो एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये एयोटा स्क्वायर भी -1 होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस +1, तो आंसर आ जाएगा एयोटा 4 का +1। वैसे भी आपने बात याद रखनी है कि एयोटा 4 जो है ना ये बराबर होता है 1 के, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और एयोटा क्यूब जो है ना ये बराबर होता है माइनस एयोटा के, जैसे मैंने इधर आपको करके भी दिखाया कि एयोटा स्क्वायर लैदा करें और एक लैदा करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये बार बार हमें जो है ना ये इन्हें काउंटर करना पड़ेगा, तो मैं बार बार ये स्टेप्स नहीं करने चाहिए। जिधर एयोटा 4 नज़र आए उसको 1 के बराबर लिख दो, एयोटा स्क्वायर जिधर नज़र आए उसको -1 हम लिख ही देते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। और जिधर एयोटा क्यूब नज़र आए उधर आप माइनस एयोटा लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये माइनस एयोटा प्लस एयोटा से कैंसिल और -1 जो है ये +1 से कैंसिल, तो सारा कुछ कट गया तो 0 रह गया अंदर। सो एयोटा की पावर n इंटू 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0, और यही आपने लेके आना था राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कल हम करेंगे 8 क्वेश्चन जो है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है। कहता है कि मुझे n की वो लीस्ट वैल्यू बताओ, वो छोटी से छोटी वैल्यू बताओ कि जब आप वो वैल्यू इधर n की जगह पर रखो तो इसको सॉल्व करने से आंसर 1 आ जाए। देखिए फिलहाल थोड़ा मुश्किल है बताना n की उस वैल्यू को, तो मैं क्यों ना पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, बाद में हम n की वो वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करें। तो मैं 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा, मैं पहले इसे कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखता हूँ ना, a प्लस एयोटा बी की फॉर्म में, और उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो 1 माइनस एयोटा है ना, तो 1 ये साइन चेंज करके एयोटा वाला इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। और पावर कितनी है 2n, ठीक है। लेके क्या आना है आपने, 1 लेके आना है, वो मैं 1 अभी नहीं लिख रहा, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1
1 1 एयोटा 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 1 एयोटा एयोटा प्लस एयोटा। ठीक है, एयोटा को एयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो एयोटा स्केयर ओवर नीचे 1 माइनस एयोटा 1 प्लस एयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला, 1 का भी स्केयर माइनस एयोटा का भी स्केयर, और पावर कितनी है सारे की 2n। अब एयोटा स्केयर जो है ये -1 के बराबर होता है, आपको पता है। तो 1 प्लस एयोटा प्लस एयोटा कितना होगा 2 एयोटा। इधर एयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दोगे आप लोग, ओवर एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाओगे तो 1 माइनस एयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। मैं लिख ही देता हूँ अभी इसकी वैल्यू अगले स्टेप में, और सारे की पावर कितनी है 2n। अच्छा, ऊपर वाला -1 तो +1 से कैंसिल, ऊपर आ गया 2 एयोटा, नीचे माइनस माइनस +1, तो 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा 2। सो 2 एयोटा ओवर 2, और इसकी पावर कितनी आ गई 2n। 2 2 से कैंसिल, सो हमारे पास बच गया एयोटा की पावर कितनी बच गई 2n। अच्छा देखिए, सिंप्लीफाई करने से ये हम इधर पहुंच गए। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने कहा था n की लीस्ट वैल्यू बताओ, छोटी से छोटी वैल्यू बताओ कि आंसर किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो हमें पता है कि एयोटा की कितनी पावर से 1 आता है आंसर, हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। एयोटा की पावर 1 से एयोटा आता है, एयोटा की पावर 2 से -1 आता है, एयोटा की पावर 3 लें तो आंसर माइनस एयोटा आता है, 2 लैदा कर ले 1। एयोटा की पावर 4 लें तो आंसर 1 आता है। तो हम कहते हैं कि अगर इधर 4 होता तो आंसर 1 आना था, यानी कि हम ये कहते हैं कि 2n की जगह पे क्या होना चाहिए था 4। तो आंसर आपका एयोटा की अगर इधर 4 होता ना, एयोटा की पावर 4, तो आपको आंसर 1 मिल जाता जो आपको चाहिए। तो ठीक है, हमने कहा 2n की जगह पे 4 होना चाहिए था, यानी कि n की जगह पे क्या होना चाहिए था 4। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 2 2 2 4, सो n की जगह पे होना चाहिए था आपके पास 2। यही आपने बताना था, यही वो लीस्ट नंबर है जो आपको आंसर 1 प्रोवाइड करेगा। अगर n की जगह पे 2 होता तो 2 2 4 एयोटा 4, और एयोटा 4 का आंसर कितना आ जाता 1। सही है। तो ये आपने इस तरह ही क्वेश्चन करना है कि मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता कि n की जगह पे क्या रखूं इधर कि मेरा आंसर सॉल्व करके 1 आ जाए। इसलिए मैंने पहले थोड़ा कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके देखा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और मेरे पास एयोटा की पावर 2n, ये सिंप्लीफाइड आंसर मेरे पास निकल आया। अब मैंने कहा अगर एयोटा की पावर 4 होती तो आंसर 1 आ जाना था। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि 2n को 4 होना चाहिए, और उधर से मैं n की वैल्यू बता सकता हूँ। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए इधर एक बात है कि एयोटा की पावर 4 से ना आंसर 1 आता है, एयोटा की पावर 8 से भी 1 आता है, नो डाउट। तो एयोटा की पावर 8 आ जाती फिर भी तो आंसर 1 आना था ना। सो 2n जो है वो 8 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, 2n अगर 8 होता तो एयोटा की पावर 8 आंसर 1 आ जाता, जैसे मैंने इधर बताया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने कहा लीस्ट। भाई ये बड़ा नंबर है, हम भाई पहले जो आपको मिल रहा है ना वो वाला बताना है मैंने। सो मैं 8 की तरफ जाऊंगा ही नहीं, एयोटा 4 से पहले नहीं आता। ठीक है, अब एक और भी बात है, अगर एयोटा की पावर 0 होती तो भी आंसर 1 के इक्वल ही आना था। सो अगर 2n 0 के बराबर होता तो फिर भी तो आंसर 1 ही आता ना। एयोटा की पावर, किसी की पावर 0 भी 1 होती है, लेकिन देखिए उसने कहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए आप 2n को ना तो 0 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अगर 0 के बराबर रखोगे एयोटा की पावर 0, आंसर फिर भी 1 तो मिल जाएगा, लेकिन तब आपको n 0 मिलेगा, और आपको वो, हमें ये नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, हमें 0 तो चाहिए ही नहीं।
तो 0 के बाद अगली ऑप्शन है कि 2n 4 के बराबर होता है, एटा की पावर 4 भी 1 आती है। मैंने कहा ये सही है, इधर से n की वैल्यू 2 मिलती है। अगली ऑप्शन है कि 2n 8 के बराबर होता। मैं कहूँ जब मुझे पहले मिल गया तो मैं क्यों अगले नंबर की तरफ जाऊँ, मुझे उसने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। सो लीस्ट और पॉजिटिव का वर्ड इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उस क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा थोड़ा एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। तो कहता है शो डैट वैल्यू ऑफ आई रेस पावर एन, सॉरी एटा रेस पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन 4। कहता है अगर आपके पास एटा की पावर आती है ना 4 से कोई भी बड़ी पावर, 5 6 7 8 9 10 1000 जो भी, तो कहता है आप उसे लिख सकते हो एटा की पावर आर। ठीक है, एटा की पावर आर लिख सकते हैं आप। आर क्या चीज़ है, आर इज रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4। आर जो है वो रिमाइंडर है जब आप एन को 4 पे डिवाइड करते हो। देखिए क्वेश्चन में क्या ना क्या चाहता है, कहता है एटा की पावर अगर आप बताना चाहते हो ना 10, तो आप क्या करो, ये अगर आपको बतानी मुश्किल लग रही है तो कहता है कि एटा की पावर 10 बतानी है तो क्या करो, 10 को, ये एन, एन आपका ये है ना 10 इस वक्त, उसको डिवाइड करो 4 पे। करते हैं, 10 को अंदर रखते हैं और कहता है 4 पे डिवाइड करो। क्या 4 का टेबल पॉइंट 10 आए, 4 2 8, बाकी कितना बचा 2, ये कहलाता है रिमाइंडर। तो कहता है कि आप जो एटा की पावर 10 का आंसर आएगा ना, वही आंसर आपके पास एटा की पावर आर का भी आना है, तो वो लिख लो। तो मैं 10 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, रिमाइंडर जो है ये आ रहा है 2। और आपको पता है एटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। इसका मतलब है एटा की पावर 10 भी -1 के बराबर होगा। ये चीज़ वो कहना चाहता है। तो कहता है जो भी एटा की पावर आए उसको 4 पे डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचता है ना आपके पास, वो एटा की वो पावर ले लो, तो आंसर सेम आएगा। देखिए इसमें हम बड़े बड़े एटा की पावर सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपके पास है एटा की पावर आप बताना चाहते हो 225। देखिए कितना मुश्किल काम है इसको बताना। तो कहता है 225 को क्या करो, ये n है, तो इसको डिवाइड करो किस पे, 4 पे। तो 4 5 20, बाकी 2 नीचे आ गया, ये 5 नीचे आ गया, और 4 6 4 6 24 1 आ गया। तो कहता है कि एटा की पावर 225 की बजाय आप फाइंड करो एटा की पावर, ये जो रिमाइंडर बचा है यानी कि 1। और एटा की पावर 1 किसके बराबर होती है, एटा की। इसका मतलब है एटा की पावर 225 जो है ना, वो बराबर आनी है एटा के। ठीक है, तो आप बेशक करके भी देख लो। इसका आंसर भी अगर आप करके देखोगे ना, लहदा लहदा करके जो भी, तो आंसर एंड पे एटा ही मिलना है आपको। तो बेटर है कि आप ये वाले थ्योरम, ये देखिए कितना पावरफुल थ्योरम है, हमें कोई भी पावर जो है वो सॉल्व, यानी कि, और देखें जब आप किसी भी नंबर को 4 पे डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर यहाँ 0 आना है या 1 आना है या 2 आना है या 3 आना है। तो आपको सिर्फ एटा की पावर या 0 सॉल्व करनी पड़ेगी, या 1 या 2 या 3। बेशक आप एटा की पावर 1000 भी ले लेते हो ना, जब आप उसको 4 पे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा या 1 या 2 या 3, यानी कि 4 से छोटा आएगा। तो सिर्फ अगर मैं उसके ऊपर एटा निकाल के दे दूं तो इसका मतलब है मैंने उस पावर पे एटा को फाइंड आउट कर लिया है। तो ये इतना, यानी कि इसकी इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। अच्छा, किस पे डिवाइड किया है हमने, अब हम इसे प्रूफ करके देते हैं कि वाकई ऐसा होगा। अच्छा, हमने फाइंड करनी है एटा की पावर n। ठीक है, और साबित करना है, प्रूफ ये करना है कि इसका आंसर एटा की पावर
आर के बराबर आएगा जब एन को 4 से डिवाइड किया जाए। अच्छा, किस पे डिवाइड कर रहे हैं हम? एन को डिवाइड कर रहे हैं किस पे? 4 पे। ये उसने बोला खुद ही। जब आप एन को 4 पे डिवाइड करोगे ना तो कोई क्वोशंट आएगा इधर, और इधर हमारे पास जब इस क्वोशंट, अब हमें नहीं पता, एन का नहीं पता, तो पता नहीं कौन सा क्वोशंट आना है, कोई भी नंबर आएगा। अगर एन 25 है तो 6 आ जाएगा, अगर एन 30 है तो 7 आ जाएगा, 4 7 28, बाकी 2 बच जाएगा। और जब मल्टीप्लाई कर लेना है तो एंड पे एक रिमाइंडर भी बच जाना है। लेकिन एक बात हमेशा ऐसे होता है कि एन जो है ना, ये बराबर होता है 4Q, इन दोनों की प्रोडक्ट, प्लस आर, प्लस रिमाइंडर की। आप चेक करके देख लें, देखिए ना, अगर आपका एन, मुझे तो फिलहाल एन का नहीं ना पता कि एन क्या होगा, लेकिन अगर आपको पता हो कि एन आपका 27 है और आप इसको 4 पे डिवाइड करो तो देखें क्या आएगा, 4 6 24, बाकी कितना बचेगा 3। तो देखें 27 जो है ना आपका, जो नंबर जिसको डिवाइड, उसको लिख सकते हो इन दोनों की प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई 4, 24 प्लस रिमाइंडर। यही मैंने बोला है कि जब भी आप एन को डिवाइड करोगे 4 पे, ऊपर कोई क्वेश्चन आना है, जैसा कि इस केस में 6 आया और रिमाइंडर आना है, तो एन जो है वो बराबर होता है इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस जो रिमाइंडर बचता है। इसे हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो इधर उसने वैसे जिक्र नहीं किया डिवीजन एल्गोरिदम का, लेकिन छोटी क्लासेस में 10th वगैरह में, 9th 10th में थोड़ा सा वो करता है, तो शायद उसे लगा हो कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम का पता है। बहरहाल आप याद रखें, जब भी एक नंबर डिवाइड किया जाता है एक नंबर पे, तो ये नंबर जो है अंदर वाला, ये बराबर होता है इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के। आप बेशक 2 4 नंबर डिवाइड करके तसल्ली के लिए वेरीफाई भी कर लो। अच्छा, आप क्या करते हैं, दोनों तरफ एयोटा अप्लाई कर देते हैं। एयोटा की पावर n इधर आ जाएगी, इधर एयोटा अप्लाई करेंगे इसके नीचे, तो एयोटा की पावर 4Q प्लस आर। ठीक है, इधर से मैंने शुरू किया है डिवीजन एल्गोरिदम से, एन को मैंने 4 पर डिवाइड करके, इसको अभी आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये मैं इधर से निकालूंगा, तो एन, तो इसको भी मैंने एयोटा के ऊपर लिख दिया, इसको भी मैंने एयोटा के ऊपर लिख दिया, तो दोनों तरफ मैंने बेस में एयोटा लगा दिया, लगा सकते हैं आप एक सेम नंबर। ठीक है, अब ये एयोटा की पावर एन का तो मुझे आंसर चाहिए, तो इधर आ जाएगा एयोटा की पावर 4Q, और एयोटा की पावर आर लैदा कर लो, एयोटा की पावर आर। अच्छा, एयोटा की पावर एन जो आप निकालना चाहते हो उसको ऐसे रहने दो, और इसे आप लिख सकते हो एयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्यू होल, और साथ क्या है, एयोटा की पावर आर। देखिए, एयोटा की पावर 4 मैंने आपको पिछले लेक्चर एक में बताया था कि ये 1 के बराबर होती है, एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई एयोटा स्केयर, 2 दफ़ा लिख सकते हैं 4 को, एयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। सो -1 वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 1 की पावर क्यू लो, 1 की जितनी मर्जी पावर लें आंसर 1 ही आता है, तो 1 की पावर क्यू लेने से आंसर, तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। सो एयोटा की पावर एन, एयोटा की पावर एन जो है ये बराबर आ गई, इसका आंसर 1 आ गया, 1 को एयोटा की पावर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा की पावर आर, तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था कि एयोटा की पावर एन जब एयोटा की पावर आर के बराबर आती है। सो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और मैंने आपको बता भी दिया कि एक्चुअली इसमें हम कहना क्या चाहते हैं, वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहना चाहते हैं थ्योरम से। ठीक है, सो आपको इसका पता भी होना चाहिए। अब अगर आपको कभी भी बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करनी आती हैं तो आप उनको 4 पर डिवाइड करें, 4 पर डिवाइड करने के बाद डिवीजन तो आप छोटी क्लासेस में सीख लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उस पर एयोटा निकाल लें, तो आप कह दोगे भाई इस पे आंसर एयोटा की पावर 1 पे आंसर एयोटा आ रहा है ना, तो एयोटा की पावर 225 से भी एयोटा ही आना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपकी कंप्लीट है। इसे मैं लहदा क्वेश्चंस में भी अपलोड करूँगा, इकट्ठा भी अपलोड करूँगा। तो अब 1.2 में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।